तो रॉयल एजुकेशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक। केंद्रक को हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केंद्रक के बारे में कुछ बेसिक या यूँ कहें कि महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बिंदु को पढ़ लेते हैं जो केंद्रक से रिलेटेड है, जिनको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी ऐसी एग्जाम जिसमें साइंस को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बार इन प्रश्नों को पूछा गया है, मैंने कई जगह से इन प्रश्नों को इकट्ठा किया है। मैंने केंद्रक से रिलेटेड लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ को इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो दोस्तों, इसमें पहली बताया गया है कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम बताया गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। ठीक है, तो जो केंद्रक की खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में की थी। कब की थी इन्होंने? 1831 में। किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी याद रखना है दोस्तों कि रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम केंद्रक शब्द का उपयोग किया था या केंद्रक शब्द को उन्होंने यूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं हम। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि जैसे कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो ऐसे ही केंद्रक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अलग अलग ब्रांचेस होती है, अलग अलग शाखाएं होती है। जिस शाखा के अंतर्गत जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसे एक नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार केंद्रक का अध्ययन भी जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम केंद्रक को जो खोजा गया था, इसमें थोड़ा सा क्या है, लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। सर्वप्रथम केंद्रक को आर्किड, ठीक है, क्या नाम याद रखना है आपको? आर्किड नामक पादप की जड़ों में देखा गया था। जिस भी व्यक्ति ने, यानी कि अपन कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही देखा होगा, तो इन्होंने सर्वप्रथम इनको कहा आर्किड नामक जो पादप होता है उसकी जड़ों में सर्वप्रथम इसको खोजा था। आगे बढ़ते हैं अपन। मानव में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं को बिना दिमाग, जिसके अंदर दिमाग नहीं होता है या कहें कि उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, तो मानव में आरबीसी को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कि इसको बिना दिमाग वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। साथ ही साथ पादप में चलनी नलिका कोशिका, क्या क्या याद रखना है आपको? चलनी नलिका कोशिका, चलनी नलिका कोशिका, जिसे सीव ट्यूब भी कहा जाता है। तो आपको दोस्तों क्या याद रखना है यहाँ पर कि जो जंतुओं में बिना दिमाग वाली जो कोशिका होती है वो आरबीसी होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है। और पादपों में चलनी नलिका कोशिका ऐसी होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्रक तो हमने बोल दिया, लेकिन केंद्रक अपन कहते किसको है, कहाँ होता है, कैसा होता है? तो आइए अपन इसको जानते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक, या जिसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, है ना। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव से घिरा हुआ, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव से घिरा हुआ प्राय बीच में गोल आकृति तथा गहरे रंग का एक विशेष भाग होता है, उसे ही केंद्रक कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं, जैसे कि ये पादप कोशिका, जैसे हम सब जानते हैं कि पादप कोशिका वृत्ताकार की आकार की होती है। उसके अंदर में एक गोल आकार का एक भाग होता है सेंटर में, वो जो रहता है बिल्कुल दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है, या गहरे रंग का होता है, जिससे हम बोलते हैं इसका गहरा रंग होता है। या कहें कि जो कोशिका के अन्य पार्ट होते हैं उससे ये थोड़ा गहरा रंग का होता है। और इस बीच के गहरे रंग के गोल आकृति के भाग को ही केंद्रक कहा जाता है। बस आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, केंद्रक से रिलेटेड और चीज़ों को देखते हैं। केंद्रक कोशिका की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस कारण से केंद्रक को क्या बोला जाता है? कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से या केंद्रक जो होता है उसका क्या बोले, दिमाग होता है, मस्तिष्क हो सकता है, कंट्रोल रूम हो सकता है, या मालिक हो सकता है, या अपन कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये कोशिका के अंदर जो भी कार्य होते हैं, सारी हलचलें होती हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका नियंत्रण, इसी के साथ में गुणसूत्रों का संचरण, या बोले तो माता पिता के लक्षणों का संतानों में भेजना, या हम यूँ कह सकते हैं जो XYZ जो सारे काम होते हैं ना, वो किस किस द्वारा किए जाते हैं? तो वो केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कहें ये घर का मुखिया होता है, इसी प्रकार से यह कोशिका का भी मुखिया ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। मतलब सामान्य रूप से ऐसा रहता है कि एक जो कोशिका होती है, चाहे वो जंतु की हो या फिर वो पादप की,
तो उस कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है एवं एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ शैवाल क्लोडोफोरा। जैसे हम जानते हैं कि सामान्यतः कोई भी चीज़ होती है तो उसके कुछ अपवाद होते हैं, तो ऐसा ही इसमें है। तो इस अपवाद को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन सी जो कोशिका होती है उसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है शैवाल के अंतर्गत, तो इसमें शैवाल का नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शैवाल ऐसा होता है जिसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होता है, तो आपको याद रखना है क्लोडोफोरा। कौन सा? क्लोडोफोरा आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको सियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने बताया था क्लोडोफोरा को में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे कुछ मेरे पास में डिटेल नहीं है, ये पेड़ पौधों में नहीं, कुछ जैसे कवक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें भी कुछ कुछ मेरे को नाम इसमें मैंने दे नहीं रखा, उनके अंदर भी एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम किस नाम से जानते हैं? सीनोसाइट्स। ऐसे जैसे पूछा जाए कि ऐसी कोशिका या ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो अपने को बताना है सीनोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो मुख्यतः जो केंद्रक की जो संरचना होती है वो 4 भागों से मिलकर बनी रहती है, या हम कहें कि इसके अंदर कुल टोटल 4 भाग होते हैं जिससे इसका निर्माण होता है। फर्स्ट होता है हमारा केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक द्रव, तीसरा होता है केंद्रिका, और लास्ट वाला होता है अपना क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन। तो इन चारों भागों को हमें एक एक करके पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल। उससे पहले हम देख लेते हैं केंद्रक का जो चित्र है वो किस प्रकार से होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यह केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे ये दोहरी झिल्ली है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला। देख रहे होंगे आप, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको ये चारों तरफ, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं? केंद्रक कला, जिसे केंद्रक झिल्ली भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको इंग्लिश में अगर बोलें इसको तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ ये बीच बीच में इसमें गैप है, या बीच बीच में इसमें छिद्र है, जिसको हम बोल सकते हैं केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियस पोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें एक संरचना आप देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। जो ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये जो बारीक बारीक यहाँ ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहा है, इसको हम गुणसूत्र कहते हैं। इसी के साथ साथ इसमें जो ये धागे नुमा संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये जो धागे नुमा संरचना में ऐसे 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 घूम रही है, इसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, यही जब ये बड़े हो जाते हैं कोशिका विभाजन के समय, तो आकार में बढ़ जाते हैं, तो इनको ही हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बड़े हो जाते हैं तब। इसी के साथ साथ इसमें आप देख पा रहे होंगे केंद्रिका भी दिखाई दे रही होगी आपको, ये केंद्रिका है। ठीक है, ये केंद्रिका आप देख पा रहे होंगे, ये केंद्रिका है। और इसी के साथ साथ इस केंद्रक के अंदर बारीक आपको डॉट डॉट के रूप में जैसे दिखाई रहा होगा, ये डॉट 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 के रूप में आपको जो बारीक दिखा है, इसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती है, जैसे कि उसके अंदर आरएनए होता है, डीएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर बिखरी रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चित्र हो सकता है आप समझ गए होंगे, और ज़्यादा आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपन केंद्रक की संरचना के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं केंद्रक झिल्ली को। ठीक है, क्या पढ़ते हैं अपन? केंद्रक झिल्ली को पढ़ने वाले हैं। तो केंद्रक झिल्ली के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखते हैं हम, प्रत्येक केंद्रक 2 झिल्लियों के आवरण से घिरा हुआ, जैसे मैंने अभी चित्र में बताया था आपको, जिसे हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। देखो, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है केंद्रक झिल्ली में, कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो दोहरे आवरण से घिरी रहती है। जो केंद्रक झिल्ली होती है वो दोहरे आवरण से घिरी रहती है, और यह केवल यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उसी में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और ये जो दोहरी झिल्ली होती है वो काय की बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बोले तो नेक्स्ट बिंदु है, वो है प्रत्येक झिल्ली 75 अंगस्टन से 90 अंगस्टन मोटी होती है। या यूँ कहें कि जैसे कि यह दोहरी झिल्ली एक झिल्ली है
तो ये जो झिल्ली है, ये जो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रन से लेके तो 90 एंगस्ट्रन के बीच में इसकी मोटाई होती है। साथ ही साथ इसके बीच में जो गैप होता है, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप होता है वो होता है 150 से लेके तो 400 अंगस्टन के बीच में इसमें क्या होता है, गैप होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो तो इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्रीय स्थान कहते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है। प्रत्येक इकाई झिल्लियों के मध्य में 150 एंगस्ट्रन से 400 एंगस्ट्रन की दूरी होती है, इसे हम परिकेंद्रीय स्थान कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्या ध्यान रखना। अब देखते हैं हम केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड एवं खनिज लवण आदि पाए जाते हैं, जिसके अंदर द्रव भरा होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें आदि आदि चीज़ें हमें देखने को मिलती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड एवं खनिज लवण। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ केंद्रक द्रव में धागे नुमा तंतुओं का एक जाल होता है, जिसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक द्रव में एक या एक से अधिक, ये याद नहीं रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम केंद्रिका, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। तो यह जो होती है कैसी होती है, यह बैंगनी रंग की होती है। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम के निर्माण के लिए राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोमल आरएनए को प्रोटीन के साथ संयुक्त कर राइबोसोम का निर्माण करती है और इसको राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। तो यह चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है केंद्रिका के बारे में। यह बैंगनी रंग की होती है और कोशिका विभाजन के समय हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और यह राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है। और राइबोसोमल आरएनए को प्रोटीन के साथ संयुक्त करके राइबोसोम का निर्माण करने में सहयोग करती है। इस कारण इसको राइबोसोम के उत्पादन करने की मशीन के नाम से जाना जाता है। लास्ट टॉपिक अपना अब ये बचा हुआ है क्रोमेटिन तंतु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक द्रव में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है, जिसे क्रोमेटिन तंतु के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यह कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर सूक्ष्म तंतुओं का, जैसे कि मैंने बताया धागेनुमा, जैसे मैंने चित्र में आपको आगे दिखाया था, उसमें ये धागेनुमा संरचना होती है। यह यूँ का है कि सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है, जिसे हम क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय ये तंतु अपेक्षाकृत मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। आगे चल के यही क्या कहलाते हैं हमारे, इन्हें ही गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इन तंतुओं को क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, जिससे आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण माता पिता से अपनी संतानों में होता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्रोमेटिन तंतु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मिले होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसको कहते हैं हम, डीएनए और आरएनए को। जो डीएनए और आरएनए होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम संयुक्त रूप से बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। आगे आपको एक बात और याद रखना है कि जो डीएनए होता है वो गुणसूत्रों में पाया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, और जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। तो जो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो डीएनए होता है वो सिर्फ क्रोमोसोम गुणसूत्र में ही पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक के कार्य आप पढ़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रक के कार्य में कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डीएनए व आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखता है, यह चीज़ भी अपन पढ़ चुके हैं। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, यह भी मैं पहले तुम्हें बता ही चुका हूँ आगे इस वीडियो में।
प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करता है, ठीक है। राइबोसोम बनने में सहायता करता है और संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो केंद्रक के जो कार्य हैं वो सरल है, सिंपल। आपने जो वीडियो देखा उसमें सब कुछ समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, अगर प्लीज़ वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और मैं आगे भी इस प्रकार के जो छोटे जो टॉपिक है लेके आऊँगा और इन टॉपिक्स में डिटेल के साथ हर चीज़ को बताऊँगा जैसा मैंने इसमें बताया। और इससे भी और अच्छी क्वालिटी में और इससे भी अच्छा कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूँगा। तो अगर आप मेरे कंटेंट से सहमत है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।